हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हमने पिछली क्लास में हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले चैप्टर में प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सब ने भी मॉड्यूल से इसकी रीडिंग साथ के साथ ले ली होगी। नहीं लिए तो इसकी रीडिंग ज़रूर ले लेना और लेक्चर्स जो हैं पीछे वाले उनको सुन लेना। आज हम करेंगे इंडेंजर्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में। हमारी हेडिंग है endangered animals and extinct animals। देखो, जो वर्ड एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होगा, मतलब ख़त्म हो जाना। यानी कि वो स्पीशीज़ जो अब अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, उन सबको हम क्या कह देते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। दीज हैव डाइड आउट कम्प्लीटली, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, डायनासोर्स हमने मूवीज़ में देखा होगा, बट रियल लाइफ में अब हमें डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते। डोडो या आइरिस डियर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सटिंक्ट एनिमल्स में। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, species which no longer exist on earth। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, डोडो, डायनासोर्स, आइरिस डियर, एक्सेट्रा। अब अगली हमारी टर्म आती है इंडेंजर्ड एनिमल्स की। इंडेंजर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। यानी कि इंडेंजर्ड एनिमल्स में वो आते हैं जिनका नंबर जो है बहुत कम हो चुका है, उस लेवल तक कम हो चुका है कि वो क्या हो सकता है, फ्यूचर में एक्सटिंक्शन को फेस करे, कि आगे जाके वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। यानी सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। अब वो डिफ़िकल्ट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पीछे रीजंस कर चुके हैं कि उनके हैबिटेट लॉस हो चुका है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही मोस्टली ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे एनिमल्स हुज नंबर्स आर, एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग to a level that they might face extinction। यानी जो फ्यूचर में उनका नंबर बहुत कम हो चुका है और वो किस कैटेगरी में जा सकते हैं, एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में जा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रेड डाटा बुक। देखो, रेड डाटा बुक क्या है? एक बुक है जो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? सारी की सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि उसके अंदर जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं वो सारे किसके अंदर लिस्टेड है? आपकी रेड डाटा बुक में। रेड मतलब क्या सिग्नल शो करेगा? कि डेंजर का सिग्नल है, कि इन स्पीशीज़ को क्या है, डेंजर है, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगी? ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अभी ये इंडेंजर्ड की कैटेगरीज में है, बट इन फ्यूचर दे माइट गो इनटू कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट। इस बुक को मेंटेन कौन करके रखता है? ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं IUCN। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेड डाटा बुक में इट इज़ द सोर्स बुक that keep record of all the endangered animals and plants। ये जो बुक है ये मेंटेन कौन करता है? इसको एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है जिसे हम क्या कहते हैं? IUCN। तो आपसे एग्ज़ाम में IUCN की क्या पूछ ली जाएगी? फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस बुक के अंदर कितनी स्पीशीज़ इनलिस्टेड हैं? आपको ये डाटा याद रखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा बेटा। इस बुक के अंदर अबाउट 9000 स्पीशीज़ डिफरेंट कैटेगरीज में इनलिस्टेड हैं, यानी लिस्टेड अबाउट 9000 स्पीशीज़ क्या हैं इसके अंदर इनलिस्टेड हैं। ये क्या मेंटेन करती है? इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड की मतलब स्पीशीज़ ही लिस्टेड है या सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की। इसके अंदर इंडिया की भी और पूरी जितनी भी कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में सारी की सारी स्पीशीज़ की लिस्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें कौन सी याद रखनी है? हमें याद रखनी है हमारी इंडिया वाली, कि इंडिया की कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रेड डाटा बुक के अंदर इनलिस्टेड है। तो कौन कौन सी हैं? इसके अंदर आ जाएंगी ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स। आप में से किस किस ने राइनोसोर देखा है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जू गए होगे। हिमालयन मस्क डियर, यानी कि ये सारी किस कैटेगरी में? इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब हमें कुछ टर्म्स देखनी हैं जो आपके मॉड्यूल में भी दे रखी हैं, उन टर्म्स का मतलब समझना है।
इन्हीं से रिलेटेड ही हैं सारी, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट से रिलेटेड ही हैं। जैसे सबसे पहले आपके मॉड्यूल में दी हुई है टर्म, वो है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज। अब देखो वल्नरेबल स्पीशीज क्या है, वो स्पीशीज जो किसके अंदर मूव कर सकती हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर सकती हैं इन नियर फ्यूचर, अगर जो इनके कैजुअल फैक्टर्स हैं वो कंटिन्यू रहे। जैसे मान लो इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता रहा, तो अभी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं है। इंडेंजर्ड वाली किसके अंदर मूव करेंगी, इंडेंजर्ड वाली एक्सटिंक्ट में मूव करेंगी। ठीक है, तो इस वल्नरेबल कौन सी होती हैं, जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में मूव कर सकती हैं अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास टर्म रेयर स्पीशीज, यानी कि ये वो स्पीशीज हैं जो बहुत अनकॉमन है, मतलब आपको अपने सराउंडिंग में बहुत आसानी से नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत कम नंबर इनका प्रेजेंट होता है, वेरी लेस इन नंबर। और तीसरी है आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी हैं, जो वल्नरेबल हैं टू बिकेम इंडेंजर्ड स्पीशीज इन फ्यूचर। वही सेम बात, जो फ्यूचर में जाके क्या हो जाएंगी, इंडेंजर्ड होने की कैटेगरी में हैं या वल्नरेबल हैं, तो उनको हम कौन से स्पीशीज़ में डाल देते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ में। और यही बात आपकी वल्नरेबल स्पीशीज़ भी कहती हैं कि जो इंडेंजर्ड बनने की, वल्नरेबल क्या है, वॉलंटियर की, जो आगे जाके फ्यूचर में ये बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है माइग्रेशन। देखो आप माइग्रेशन टर्म से क्या समझते हो, आपने सोशल साइंस में भी ये टर्म पढ़ी होगी, इंग्लिश में भी कभी यूज़ की होगी। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट। अब गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप सब लोग भी माइग्रेट कर रहे होंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ लोग नानी के घर गए होंगे, कुछ लोग कहीं घूमने के लिए गए होंगे। क्यों, क्योंकि जिस टाइम गर्मी है इस टाइम आपको छुट्टियां मिली हैं, तो सब लोग अपनी वेकेशन, समर वेकेशंस बढ़िया तरीके से स्पेंड करने गए हुए हैं। तो वैसे ही माइग्रेशन का मतलब है एनिमल्स या बर्ड्स, यानी माइग्रेशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, the process of an animal to move from one place to another on the basis of season। इसे हम क्या कह देते हैं, इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सीजन्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अडेप्टेशन होता है ताकि हार्श या कोल्ड कंडीशंस को, अगर मान लो कोई एनिमल है या कोई बर्ड है वो एक प्लेस में रह रही है वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ टाइम पे सीजनल वेरिएशंस की वजह से क्या आ गया, इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, तो अब वो क्या करेगी, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, कहाँ फाउंड होते हैं नेटिवली, ये कहाँ के हैं, साइबेरिया के। कहाँ बिलोंग करते हैं, साइबेरिया, जो कि कोल्ड प्लेस है। ठीक है, ये मूव करके कहाँ पे आते हैं, इंडिया में,
क्योंकि जब वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है तो इनके लिए वहाँ सर्वाइव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये मूव कहाँ करते हैं, इंडिया में। और इंडिया में लोकेशन कौन सी है इनकी, भरतपुर। भरतपुर कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, राजस्थान में। यानी मूव करके कहाँ जाती है, भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान में भी उसका नाम क्या है सेंचुरी का, कियोलैडियो घाना बर्ड सेंचुरी। इधर लिख देती हूँ। कियोलैडियो घाना बर्ड सेंचुरी प्रेजेंट है आपके राजस्थान में, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन आती है। कहाँ से आती है, साइबेरिया से आती है, ठीक है। और जो बर्ड्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, इतना लंबा डिस्टेंस एक लैंड से दूसरे लैंड में, तो इन बर्ड्स को हम क्या कह देते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। अब जो भी बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती क्यों हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो देखो। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, हर साल फ्लाई करती हैं। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ट्रैवल करती हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से। अब उनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर लेइंग एग, फॉर लेइंग एग्स, क्योंकि जैसे कि एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, कि अगर नेचुरल हैबिटेट में ही वो रहे तो वहाँ जैसे मान लो कोल्ड ज़्यादा टेम्परेचर है, वो नहीं सर्वाइव कर सकते, तो वो क्या करती हैं, वो मूव कर जाती हैं। और जो माइग्रेशन है आपकी वो सीजनल भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने मेजर सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमारे पूरे चैप्टर के। डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो इसके अंदर सारे आते हैं, एक्स सिटू और इन सिटू। उसके बाद हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और एनिमल्स के बारे में, फिर रेड डाटा बुक के बारे में हमने किया था। माइग्रेशन हमारा हो गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा हमारा रिफॉरेस्टेशन, पर उससे पहले हम देख लेते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन। तब तक जो आपके मॉड्यूल में लेट्स प्ले वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उनके सॉल्यूशंस आप खुद लिखोगे। अब तक मैंने जितना पढ़ा दिया है मोस्टली सारा ही कवर हो गया है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रिफॉरेस्टेशन से पहले कोई आपके लेट्स प्ले वाले क्वेश्चंस है ही नहीं। उससे पहले पहले के जितने भी आपके मॉड्यूल में प्रेजेंट है आप सारे कंप्लीट करेंगे।